वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल जो होते हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने की जो विधि है उसको कहा जाता है चल विरोधी नीति। तो इस क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने अगर व्यापार चक्रों की स्थिति होती है, ठीक है। व्यापार चक्रों का मतलब क्या हो गया? अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें अगर फ्लक्चुएशन आता है, उतार चढ़ाव आता है, अर्थव्यवस्था का एक जो सामान्य संतुलन स्तर होता है उससे अगर इन आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होती है जिसको हम क्या कहते हैं? तेजी की स्थिति कहते हैं। और इस संतुलन बिंदु से अगर नीचे की तरफ अगर आर्थिक क्रियाओं के जाने की प्रवृत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? मंदी की स्थिति। तो ये तेजी और मंदी की जो स्थिति होती है उनको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है उसको देखेंगे हम। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो व्यापार चक्रों को नियंत्रण करने के दो उपाय अपनाए जाते हैं। एक होता है प्रतिबंधात्मक उपाय, ठीक है। प्रतिबंधात्मक का मतलब क्या हो गया? ऐसे उपाय जो अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों को जन्म देते हैं उन कारकों की पहचान करके व्यापार चक्रों को उत्पन्न होने से रोकना एक तरह से क्या कहलाता है? प्रतिबंधात्मक। इसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक निर्भरता में कमी, आयात निर्यात के द्वारा अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित करना, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में आपस में एडजस्टमेंट सामंजस्य के द्वारा संतुलन स्थापित करना, राष्ट्रीय उत्पादन और उपभोग जो किया जा रहा है उसके बीच में सामंजस्य स्थापित करना, या जो सट्टेबाजी की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं अर्थव्यवस्था में उसको नियंत्रित करके व्यापार चक्रों को जो नियंत्रित किया जाता है उनको हम कहते हैं प्रतिबंधात्मक उपाय। दूसरे होते हैं निवारणात्मक उपाय। मतलब ऐसे उपाय जब अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न हो जाते हैं तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उसका कैसे निवारण किया जा सकता है। तो व्यापार चक्र उत्पन्न होने के पश्चात उनको नियंत्रित करने के लिए, उनके प्रभावों को कम करने के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं निवारणात्मक उपाय। और इसमें मुख्य रूप से दो उपाय आते हैं, मौद्रिक नीति फिस्कल पॉलिसी और मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरा है राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी। इसके अलावा भौतिक नियंत्रण और अन्य उपायों को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मौद्रिक नीति की अगर हम बात करें तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत बैंक दर आ जाएगा, आपका खुले बाजार की क्रिया आ जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अलावा सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ठीक है, चयनित साख नियंत्रण हो गया, उपभोग साख की राशनिंग हो गया, नैतिक अनुरोध, प्रत्यक्ष कार्रवाई। इस प्रकार के जो उपाय हैं वो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं। राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से हम तीन उपाय सम्मिलित करते हैं। एक तो टैक्सेशन कर नीति हो गया, सार्वजनिक व्यय नीति गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और डेब्ट सार्वजनिक ऋण। इसके अलावा नए नोट जो जारी किए जाते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था को भी हम फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा जो भौतिक नियंत्रण होता है, चाहे वो राशनिंग के माध्यम से हो सकता है, कीमतों को नियंत्रित करके हो सकता है, कीमतों में स्थिरता की प्रवृत्ति रखने के प्रयास से हो सकता है, और इसके अलावा अन्य उपायों में आर्थिक नियोजन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मूल्य स्तर लागत में समानता लाना और मनोवैज्ञानिक जो धारणा होती है उसमें परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिबंधात्मक उपाय कौन कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्रतिबंधात्मक में कौन से उपाय आते हैं? ऐसे उपाय जो व्यापार चक्रों को जन्म देने वाले कारण हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसमें सबसे पहला आपका हो गया प्राकृतिक निर्भरता में कमी। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई अर्थव्यवस्था अगर कृषि के ऊपर निर्भर होती है और उस देश में अगर सिंचाई के साधन नहीं होते, ठीक है, वो कृषि जो होती है वो मुख्य रूप से अगर वर्षा के ऊपर आधारित होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है अर्थव्यवस्था में अकाल, बाढ़, अतिवृष्टि, ठीक है, या कम वर्षा की समस्या पाई जाती है, और जिससे एक तरह से क्या होता है जो कृषि फसलें होती हैं, अनाज होता है, उसका उत्पादन घटता बढ़ता रहता है। तो इससे अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जो सिंचाई सुविधाएं हैं
उनका विस्तार करना चाहिए। जो पौधों को बीमारियां लग जाती है उसके लिए कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ये जो प्राकृतिक निर्भरता है उसमें कमी करने से जो कृषि मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है वो नहीं होगा, उससे हम नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है आयात निर्यात द्वारा मांग एवं पूर्ति में संतुलन। देखिए व्यापार चक्र की जो स्थिति उत्पन्न होती है वो कब होती है, जब अर्थव्यवस्था में मांग ज्यादा होती है। ठीक है, मांग के ज्यादा होने से क्या होगा, तेजी की स्थिति आ जाएगी, कीमतें बढ़ेगी। और जब अर्थव्यवस्था में पूर्ति ज्यादा होती है मांग की तुलना में, जिससे कीमतें घटती हैं और मंदी की स्थिति आ जाती है। तो अर्थव्यवस्था को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या आवश्यक होता है, मांग और पूर्ति के बीच में संतुलन बनाए रखना। जब अर्थव्यवस्था में मांग ज्यादा होती है पूर्ति कम होती है तो उस अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए विदेशों से हमको वस्तुओं का आयात करना चाहिए, जिससे क्या होगा, कीमतों का एक सामान्य स्तर बना रहेगा। अगर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की पूर्ति ज्यादा है मांग की तुलना में, ठीक है, पूर्ति अगर ज्यादा है मांग की तुलना में, जिससे क्या होगा, जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो कम होगी और अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ जाएगी। तो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति नहीं आए इसके लिए क्या करना चाहिए, ये जो अतिरिक्त पूर्ति है, अतिरिक्त जो उत्पादन है उसे दूसरे देशों को निर्यात करना चाहिए। ठीक है, और जिससे वापस अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के बीच में संतुलन स्थापित हो जाए। तो आयात और निर्यातों के द्वारा मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करके व्यापार चक्रों को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय सहयोग, विभिन्न देशों के बीच में जो सहयोग होता है उसके ऊपर निर्भर करेगा। मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में आपस में सामंजस्य बनना चाहिए। ठीक है, ताकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। मांग और पूर्ति के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन किया जा रहा है और जो उपभोग किया जा रहा है, मतलब उत्पादन का संबंध सप्लाई से है, उपभोग का संबंध जो होता है वो डिमांड से होता है। तो दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। और फिर अर्थव्यवस्था में जब अनिश्चितता होती है तो अनिश्चितता से एक तरह से क्या होगा, आर्थिक क्रियाकलापों में उतार चढ़ाव होगा। और आर्थिक क्रियाकलाप में उतार चढ़ाव होने से जो सट्टेबाजी की प्रवृत्ति होती है वो पाई जाती है। तो सट्टेबाजी की क्रियाओं को रोकने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जो उसको नियंत्रित करना चाहिए। तो इन सभी उपायों से व्यापार चक्र उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन इन उपायों से भी क्या होता है, कभी कभी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो व्यापार चक्रों की स्थिति उत्पन्न होने से अर्थव्यवस्था के सामने संकट की स्थिति आ जाएगी। व्यापार चक्र में चाहे अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति हो या फिर मंदी की स्थिति हो, तेजी और मंदी दोनों ही स्थितियां अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती हैं। इससे अर्थव्यवस्था के विकास की गति धीमी पड़ जाती है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए, मौद्रिक नीति का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मौद्रिक नीति का संबंध किससे होता है, अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का या तो विस्तार किया जाए, मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाए, या मुद्रा की मात्रा का संकुचन किया जाए, कमी की जाए। मुद्रा की मात्रा को घटा बढ़ा के भी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति होती है, तेजी का मतलब क्या हो गया, लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, वो वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा कीमत होने पर भी वो खर्च कर देते हैं, जिससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति आ जाएगी। तो इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, साख संकुचन की स्थिति अपनानी चाहिए। मतलब जो केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति होती हैं उसमें महंगी साख नीति का प्रयोग करना चाहिए, ब्याज दरों को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इससे महंगाई जो होती है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। अगर मंदी की स्थिति है तो सस्ती साख मुद्रा नीति का प्रयोग करना चाहिए। सस्ती साख मुद्रा नीति का मतलब क्या हो गया, ब्याज की दरें अर्थव्यवस्था में कम की जानी चाहिए। ब्याज की दरें कम होने से लोग वस्तु एवं सेवाओं का प्रयोग ज्यादा करेंगे, जो ऋणों की मांग है, बैंक साख का विस्तार होगा। तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुख्य रूप से जो बैंक हैं, केंद्रीय बैंक के माध्यम से या तो सस्ती साख मुद्रा नीति का प्रयोग किया जाता है या फिर महंगी साख नीति का प्रयोग किया जाता है। मौद्रिक नीति के उपायों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से उपाय आते हैं, मुख्य रूप से पहला हमारा है बैंक दर। ठीक है, बैंक दर का मतलब क्या हो गया, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को जिस दर से उधार देता है उसको हम क्या कहते हैं, बैंक दर। ठीक है, जो केंद्रीय बैंक होता है वो जनता को उधार नहीं देता है, केंद्रीय बैंक किसको उधार देता है, व्यापारिक बैंकों को, और जिस दर से उधार देगा उसको हम क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। अगर अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है
तो मंदी की स्थिति में केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए, जो बैंक दर है उसमें कमी करनी चाहिए, जिससे ऋण ब्याज दर भी घटेगी और ऋणों की मांग अर्थव्यवस्था में अधिक होगी, जिससे मंदी की स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति है, महंगाई की स्थिति है, तो महंगाई की स्थिति में बैंक दर में वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है, जिससे ब्याज दर भी बढ़ेगी और ऋणों की मांग अर्थव्यवस्था में कम होगी। इस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है, जो केंद्रीय बैंक होता है वो खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, ठीक है। अगर अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, इन प्रतिभूतियों को खरीदेगा। प्रतिभूतियों को खरीदने का मतलब क्या हो गया, अगर वो खरीदेगा तो उसे पैसा देना पड़ेगा, वो पैसा मार्केट में आएगा, तो मंदी की स्थिति में वो प्रतिभूतियों को खरीदेगा, जिससे मार्केट में पैसा आएगा, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। और अगर तेजी की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उन प्रतिभूतियों को वो बेचेगा और अर्थव्यवस्था में जो अतिरिक्त पैसा है वो बैंकिंग सिस्टम के पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है, अगर आप मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय मैंने समझा रखे हैं वो अगर आप पढ़ रखा है, केंद्रीय बैंक की जो साख नियंत्रण की नीतियां हैं वो अगर आपने पढ़ रखी हैं, तो फिर आपको ये जो टॉपिक है बिल्कुल सिंपल सा लगेगा, उन्हीं पे आधारित है। फिर जो कोषानुपात होते हैं उनमें परिवर्तन करके, कोषानुपात में एक तो होता है आपका CRR होता है, एक होता है SLR, ठीक है। जब मंदी की स्थिति है तो क्या किया जाएगा, इन अनुपातों को कम किया जाएगा, मतलब बैंक अपने पास में नकद रूप में कम रखेंगे और ऋण ज्यादा दे पाएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ेगी। अगर अर्थव्यवस्था में महंगाई की स्थिति है, तेजी की स्थिति है, तो इन अनुपातों को एक तरह से क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, मतलब बैंक अपने पास में ज्यादा रखेंगे, कम उधार देंगे, जिससे वस्तुओं की मांग क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। इस तरीके से क्या होगा, नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ साथ में चयनित साख नियंत्रण होता है, उपभोक्ता साख नियंत्रण होता है। इन उपायों को अपना के, इनको विस्तार से हमने मौद्रिक नीति के अंतर्गत पढ़ रखा है, वहां से आप देख लीजिएगा। इन उपायों को प्रयोग करके भी एक तरह से व्यापार चक्रों की जो स्थिति होती है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। नैतिक अनुरोध का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। जो केंद्रीय बैंक है वो बैंकों को निर्देशित कर सकता है कि जब महंगाई की स्थिति है तो क्या करे, वो अपनी जो मौद्रिक नीति है, महंगी मुद्रा नीति का प्रयोग करे, महंगी साख नीति को लाए। जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति होती है तो साख विस्तार के लिए वो सस्ती मुद्रा नीति का बात करता है, तो नैतिक अनुरोध हो सकता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई, अगर केंद्रीय बैंक के जो दिशा निर्देश होते हैं अगर उनका व्यापारिक बैंक पालन नहीं करते तो उनके ऊपर वो प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई कर सकता है। ये सारे उपाय जो हैं अपना के व्यापार चक्रों को नियंत्रित कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो आपका आ जाता है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, ठीक है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम क्या शामिल करते हैं, सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है करारोपण, सरकार जो खर्चा करती है एक्सपेंडिचर, सरकार जो लोगों से ऋण लेती है सार्वजनिक ऋण, इन नीतियों का प्रयोग करके भी एक तरह से राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार को प्रभावित किया जा सकता है और अर्थव्यवस्था में जो तेजी मंदी की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहले हम सार्वजनिक करारोपण की बात करें। अगर अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति है तो तेजी की स्थिति में क्या करना चाहिए, मांग को घटाने के लिए सरकार जो कर हैं, करों को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। करों को बढ़ाने से क्या होगा, लोगों के पास, जनता के पास जो अतिरिक्त पैसा है वो सरकार के पास आ जाएगा, जिससे मांग में कमी हो जाएगी। और अगर अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है, ठीक है, मंदी मतलब लोग वस्तुओं की मांग कम कर रहे हैं, तो मांग को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, सरकार क्या करेगी, करों में छूट दे देगी, करों में कमी कर देगी। करों में कमी करने से क्या होगा, लोगों के पास में जो खर्च योग्य आय है वो बढ़ेगी और खर्च योग्य आय बढ़ने से वो क्या करेंगे, वस्तु एवं सेवाओं की मांग अधिक करेंगे। सार्वजनिक व्यय नीति का प्रयोग किया जा सकता है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है तो मंदी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार अपना खर्चा क्या करेगी, बढ़ाएगी, सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया जाएगा। और जब अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति है तो सरकार अपना व्यय क्या कर देगी, कम कर देगी। इस तरीके से वो व्यापार चक्रों को नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद में सार्वजनिक ऋणों की अगर हम बात करें तो तेजी की स्थिति अगर है तो ऐसी स्थिति में क्या करेगी, सरकार लोगों से ऋण लेगी ताकि जो अर्थव्यवस्था में जनता के पास में अतिरिक्त पैसा है वो सरकार के पास आ जाए। और मंदी की स्थिति में है तो सरकार क्या करेगी, ऋणों का भुगतान करेगी, जिन से उधार ले रखा वापस उधार चुकाएगी, तो मार्केट में पैसा आएगा, बाजार में पैसा आएगा, जिसका प्रयोग वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो फिस्कल पॉलिसी है, सरकार राजकोषीय नीति होती है, उसका प्रयोग करके भी व्यापार चक्रों को नियंत्रित कर सकते हैं।
इसके साथ साथ में मैंने आपको एक और बताया था, जो हिनार्थ प्रबंधन होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था, जिसमें नए नोटों का निर्गमन किया जाता है। तो तेजी की स्थिति में सरकार क्या करेगी, नए नोट भी जारी नए नोट मंदी की स्थिति में क्या कर सकती हैं, नए नोट जारी कर सकती हैं, जिसका प्रयोग वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने पर किया जा सकता है। इसके अलावा है भौतिक नियंत्रण। ठीक है, इसके अंतर्गत ऐसे उपाय शामिल किए जाएंगे जिससे कि अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति में संतुलन बना रहे। ठीक है, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, जो राशनिंग व्यवस्था है, राशनिंग व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को सरकार उपलब्ध करा सकती है। जब महंगाई की स्थिति है, लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है, तो सरकार उन आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति अपने माध्यम से करके अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित कर सकती है। जब वस्तुओं की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो सरकार क्या करती है, उनको कंट्रोल करने के लिए कीमत नियंत्रण का उपाय अपना सकती है, कीमत नियंत्रण नीति ला सकती है। मतलब अधिकतम कीमत कितनी होगी वो सरकार निश्चित कर देती है। तेजी काल में आय और मजदूरी लाभ नीति क्या होगी, ठीक है, इसका समाधान भी एक तरह से सरकार कर सकती है। कीमत समर्थन नीति जो होती है उसका प्रयोग किया जा सकता है। मंदी की स्थिति में क्या होता है, जैसे वस्तुओं की कीमतें घटती हैं, तो उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करती है, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य आते हैं। जैसे कि हम कृषि पदार्थों में देखते हैं कि फसल, माना कि गेहूं का मूल्य है 2500 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन फसल जब कट के आती है उसके बाद में उसका मूल्य हो जाता है 2000। तो इससे जो किसान लोग होते हैं वो आगे उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे। तो सरकार क्या करती है, उसके लिए एक नीति लाती है जिसको हम क्या कहते हैं, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार कृषि उत्पादन आने से पहले क्या कर देगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर देती है, और अगर कीमतों में उससे भी ज्यादा कमी आ जाती है फिर सरकार क्या करती है, उस कीमत पर उन वस्तुओं को खरीद लेती हैं। तो इस प्रकार की जो नीतियां हैं वो भी व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जा सकती हैं। इसके अलावा जैसे अन्य उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। अन्य उपाय में लोगों की जो मनोवैज्ञानिक अवधारणा होती हैं उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। मंदी के समय जैसे लोग एक तरह से क्या है, ऐसा सोचें कि आने वाला जो समय है वो अच्छा होगा, मतलब आशावादी वातावरण बना रहे, निराशावादी वातावरण नहीं बना। ये जो मनोवैज्ञानिक अवधारणा होती है, धारणा होती है, वो एक तरह से बनाए रखने का प्रयास किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कीमत में परिवर्तन हो रहा है उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। इन सारे उपायों को अपना के एक तरह से अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्र है उनको नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, ये टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं, इससे पहले अगर आपने केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति पढ़ रखी है, साख नियंत्रण की, और मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय भी अगर पढ़ रखे हैं, तो उसके बाद में अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, सारी वो ही नीतियां यहाँ पे एक तरह से हमको लागू करनी है।